नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में अपन चर्चा करेंगे आरपीएससी प्रोग्रामर के अंदर जो कंप्यूटर नेटवर्क का सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है। फिर अपने एक क्लास में डीबीएमएस की बात करेंगे, फिर एक क्लास में अपने सेड की बात करेंगे और फिर एक क्लास में अपने जावा की बात करेंगे। डॉट नेट फ्रेमवर्क के भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन पर भी अपन बात करेंगे। आज जो क्लास है ये, इसमें अपने कंप्लीट बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क पे। सर, सिलेबस तो आरपीएससी ने दे रखा है और हमें पता भी है, और हम पिछले एक महीने से, कोई बच्चे काफी टाइम से भी तैयारी कर रहे हैं। इस क्लास का एक छोटा सा उद्देश्य है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हिडन होते हैं, जिनके बारे में अपने को पता नहीं हो, लेकिन पेपर में उनके सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर इतनी बड़ी अगर वैकेंसीज की अगर बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कम है, लेकिन कंपटीशन बहुत अच्छा है। इसलिए हर पॉइंट को ध्यान से समझकर, हर चीज को प्रॉपर तरीके से समझकर ही अगर आप तैयारी करेंगे, तभी जाकर आप इस लेवल तक प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। अब आती है बात कि सर किस लेवल तक तैयारी करनी। मुझे ये लगता है कि लेवल से जो बेहतर है वो है नॉलेज। आपको हर एक कंसेप्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर नॉलेज बेस्ड पेपर होगा। दो चीजें हैं कि मैंने कहा कि आप ये बताओ कि नेटवर्किंग के अंदर ये काम करना है तो हम किस मेथड का यूज करेंगे। ये होता है आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड कर। लेकिन अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, फिर आप उसका सॉल्यूशन बताते हैं। ये होता है प्रॉपर तरीके से आपका नॉलेज। यानी कि सीधा क्वेश्चंस पूछा गया, उसका जवाब बताना आपकी बढ़िया तैयारी हो सकती है, बट किसी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन बताना, इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब नॉलेज कैसे आ सकता है, इसके लिए पहली सबसे मेन जो बात है वो ये है कि सिलेबस आपको याद होना चाहिए। अब कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर, सिलेबस याद करने का मतलब क्या है। सिलेबस अगर आपको याद होगा, आपके माइंड में होगा, तब जाके आप ये क्लियर कर पाएंगे, ये जो प्रॉब्लम पूछ रहा है ना, ये मुझे कहां जाकर इसका समाधान मिल सकता है। जैसे अगर मान लो अपन बात करें कि अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, बुखार है, तो आपको पता है हम इस डॉक्टर के पास जाएंगे। समस्या आपके पास है तो आपको पता चला कि वहां जाना है। कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सी मेडिसिन देगा डॉक्टर, ये सारी चीजें ही अगर आपने इधर लागू करके देखे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपके लिए हो सकता है कि बड़ी हो जाए, बट ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये मौका हाथ से जाता है तो आने वाले समय में कब आरपीएससी प्रोग्रामर की भर्ती आएगी, ये हो सकता है अपने बच्चे उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। इसलिए इस समय को बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। कंसिस्टेंसी अगर आपके पास है तो आप बेहतर कर सकते हैं। इसलिए प्रोग्रामर की इस पोस्ट के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है, डीबीएमएस है, ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जिन पर सवाल आपसे नॉलेज बेस पर पूछे जा सकते हैं। कि आपको एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आपके सामने रखी जाती है और बताओ कि इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कल जैसे सिस्टम असिस्टेंट का पेपर हुआ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर पेपर बहुत मुश्किल था, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं पेपर आसान था। रियल में क्या है, पेपर के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगी और प्रॉब्लम्स का पूछने लगे आपसे सॉल्यूशन। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिस्टम असिस्टेंट में आपने देखा होगा कि एक उन्होंने पूरा का पूरा चार्ट देके उसने पूछा कि हमने कुछ सर्विसेज को क्या किया हुआ है, डिनाइल किया हुआ है, तो कौन कौन सी सर्विसेज हम एक्सेस कर सकते हैं या हमारे नेटवर्क पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो उन्होंने उनका समाधान भी पूछा है। ये चीजें अगर सिस्टम असिस्टेंट तक आ सकती है, तो आप ये सोच के देखो कि प्रोग्रामर के लेवल तक इससे भी वाइडली ये चीजें पूछी जा सकती। इसलिए आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए। कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो अब आपके पास क्या आ सकता है, नॉलेज आ सकता है। नॉलेज का मतलब ये नहीं कि मेरे सारी चीजें याद है। नॉलेज का मतलब आपका विजन क्लियर होना चाहिए। ये अगर समस्या आई है तो इस समस्या का समाधान ये हो सकता है। तो ये सारी बातें आप सब अच्छे तरीके से अगर इसको फॉलो करेंगे, तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन ये है कि आने वाले 8 महीने अब आप क्या कर रहे हैं, इस बात पे ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो पूरा सिलेबस है,
मैं कोशिश करता हूं आप तक पहुंचाने की हर बात को, ताकि आप बेहतर तरीके से इन चीजों को समझ सके। अपन बात करेंगे कंप्लीट जो कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस है, इस पे बात करते हैं। इससे पहले कि जो आरपीएससी ने हमें जो सिलेबस दिया है, इसकी अगर बात करें तो ये हमारे पास कुछ सिलेबस है यहाँ पर। सर ये तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, आप तो 1 घंटे में, 2 दिन में, 4 दिन में पढ़ लेंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। यहाँ पर देखिए, पूरी की पूरी अगर लाइन की बात करें तो इन्होंने तो इतने से सिलेबस में कंप्यूटर नेटवर्क मेंशन किया हुआ है। लेकिन जब आप अपने इसको माइंड में मेंशन करेंगे ना, माइंड के अंदर जब इसको लेके आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो यहां से अगर देखा जाए तो सबसे पहले अपने पास टॉपिक दिया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, सर्किट स्विचिंग, पैकेट एंड मैसेज स्विचिंग। यहाँ पर सिंपल अगर बात करें तो सिंपल शब्द लिख दिया जाता कि स्विचिंग की बात करें तो हम पढ़ लेते कि पैकेट स्विचिंग क्या है, मैसेज स्विचिंग क्या है, सर्किट स्विचिंग क्या है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो सर ये तो हमने कंप्यूटर इसमें इंस्ट्रक्टर में भी पढ़ा है, आईए में भी पढ़ा है, सिस्टम असिस्टेंट में भी पढ़ा है। बिल्कुल, ये आपने जो पढ़ा हुआ है इसका मतलब आपको पता है कि ऐसा कुछ सिस्टम होता है। लेकिन इसमें सवाल किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ये अपन आगे बात करेंगे। तो ये सिलेबस स्विचिंग के बारे में आगे बात करें तो इसी में लिखा हुआ है नेटवर्क स्ट्रक्चर, जिसमें जैसे मान लो फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर की वर्किंग की बात करें, जैसे फ्रेमिंग है, रीट्रांसमिशन एल्गोरिदम्स है। रीट्रांसमिशन एल्गोरिदम की बात करें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट्रांसमिशन एल्गोरिदम की बात करें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। मल्टीपल एक्सेस एंड एलोहा, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो इनमें पूछा जा सकता है, जैसे एलोहा है, स्लॉटेड एलोहा है, सीएसएम सीडी है, सीएसएम सीए है। ये सारी की सारी चीजें किसमें पूछी जा सकती है, इसके अंदर। उसके बाद यहां से बात आती है इथरनेट की, हाई स्पीड लेन एंड टोपोलॉजीज, ब्रॉडकास्ट राउटिंग एंड स्पैनिंग ट्री। उसके बाद टीसीपी आईपी पूरा स्टैक आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। आईपी नेटवर्क एंड इंटरनेट, डीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भी। डीएनएस, फायरवॉल और इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, यानी कि आपको दोनों चीजें पढ़नी है। आईडीएस भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आईडीएस भी पढ़ना है और आईपीएस भी पढ़ना है। यानी कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होते हैं और उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, रोका कैसे जा सकता है। सर इंट्रूजन का मतलब क्या होता है? इंट्रूजन होता है कि अगर आपके नेटवर्क पे कोई अतिक्रमण हो रहा है, उस चीज को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे। बाहरी जितने भी आपके नेटवर्क पे इंट्रूजन आ सकते हैं, उसको आप पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि आने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, इसको बोलते हैं डिटेक्शन। उसके बाद अगर आपको ये चीज पता है तो आप उसको रोकेंगे कैसे, इसको बोलते हैं आईपीएस, इंट्रोजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो यहां पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें पता है क्या है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वगैरह में आपने नहीं पढ़ी। देखो मान लो फ्रेमिंग की बात करें तो कुछ कुछ चीजें आपको पता होगी। फ्रेमिंग कौन सी लेयर की वर्किंग है, ये आप सबको पता है। अगर बात करें डेटा लिंक लेयर की वर्किंग क्या होती है, मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है डेटा लिंक लेयर की, ये तो अपने को पता है ये बात। लेकिन यहां पर इंट्रोजन डिटेक्शन की बात करें, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर है, टीसीपी आईपी, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टीसीपी आईपी, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड इंटरपेराबिलिटी की बात करें तो ये भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आए कि सर पिछली बार जो पेपर में सवाल पूछे गए थे उसी को आधार बनाकर तैयारी करें, उससे आपको एक आइडिया हो सकता है कि सवाल ऐसे पूछती है आरपीएससी, लेकिन ऐसे ही सवाल आगे पूछेगी, ये अगर आप सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या सोचना है? आपको सिर्फ ये सोचना है कि इस सिलेबस की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। अगर आपका विजन इतना क्लियर है तो फिर आप आगे आने वाले समय में अपने आप को आरपीएससी प्रोग्रामर देख सकते हैं। विजन क्लियर का बड़ा सिंपल सा मतलब है, जब सिलेबस पढ़ो तो उसके सारे पॉजिटिव और उसके नेगेटिव इंपैक्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं कि अगर मान लो आप एरर डिटेक्शन की बात करें, तो एरर डिटेक्शन में आप मेथड पढ़ते हो, एरर को पहले क्या किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो एरर को करेक्ट किया जाएगा, जिस पूरे कंसेप्ट को हम बोलते हैं एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में एरर डिटेक्ट करना भी है और एरर करेक्ट करना भी है। अब यहां से एक सवाल पूछा जाए कि ये बताओ कि एरर करेक्ट करना आसान है या एरर डिटेक्ट करना आसान है। अब दोनों चीजें आपके सामने आ गई। मैंने एरर करेक्ट करने के सारे मेथड पढ़े हैं, मैंने एरर डिटेक्ट करने के सारे मेथड पढ़े हैं, मुझे पैरिटी चेक भी पता है, मुझे चेकसम भी पता है, मुझे सीआरसी भी पता है, मुझे 2D पैरिटी भी पता है, मुझे हैमिंग कोड भी पता है, मुझे रीड सोलोमन कोड भी पता है, मुझे लो डेंसिटी पैरिटी चेक भी पता है। लेकिन
क्या आपने इस चीज को पहले देखा कि एरर को करेक्ट करना या एरर को डिटेक्ट करना आसान है? और अगर मान लो करेक्ट करना आसान है तो वो कितना आसान है, और डिटेक्ट करना आसान है तो वो कितना आसान है? इसलिए जो कंप्यूटर नेटवर्क है, मैं बता दूं इस बात का, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है एरर को डिटेक्ट कर लो। करेक्ट करने का जो मेथड है वो बहुत ही बड़ा मेथड है, बहुत ही मुश्किल कंसेप्ट है। इसलिए ही कंसेप्ट जैसे रीट्रांसमिशन जो कंसेप्ट है, रीट्रांसमिशन एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। कि जैसे मैंने कहा कि आपको समझ में आया क्या, आपने कहा नहीं आया, ये डाउट है, तो मैंने इस चीज को दोबारा आपको डिलीवर कर दिया। अगर आप खुद इस चीज को अगर करेक्ट करेंगे तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए ये कह रहा हूं कि आपके पास इन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब बात करें कि एक सिंपल सा कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, जैसे पैरिटी चेक पढ़ रहे हो, तो उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पता चलेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव से दो चीजें निकलती है। पॉजिटिव से कि ये फायदा क्या क्या कर सकता है, नेगेटिव से ये नुकसान क्या कर सकता है। और यहां से एक सवाल पूछा कि ये जो नुकसान हो रहा है इसको पूरा करने के लिए मुझे कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। अब वो मेथड जब आएगा तो वहां से पता चलेगा कि इस मेथड का पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। तो नेगेटिव चीजें आएगी तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कि समस्या आपके पास सामने हो तो समाधान आप बेहतर बता सकते हैं। इसी को बोलते हैं कि अच्छा नॉलेज अगर आपको होगा इन चीजों के बारे में तभी ये चीजें आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है। अब मान लो हेमिंग कोड की बात करें, हेमिंग कोड, हेमिंग डिस्टेंस की बात करें, तो जो कल सिस्टम असिस्टेंट का पेपर हुआ उसमें उन्होंने हेमिंग डिस्टेंस पूछ लिया। अब हेमिंग डिस्टेंस का मतलब है जिस स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं था कि हेमिंग डिस्टेंस क्या है। मेन प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि जो हेमिंग कोड है इसके फायदे क्या क्या है और इसके नुकसान क्या क्या है, कहां पर ये कोड है जो फेल हो जाता है। हेमिंग कोड क्या कारण है कि ओएसआई मॉडल में कहां कहां प्रॉब्लम है, क्या फायदा है टीसीपी आईपी मॉडल। इन चीजों को अगर आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तभी आप आरपीएससी प्रोग्रामर के अंदर, देखो सारे सवाल मुश्किल नहीं होते दोस्तों, सारे आसान भी नहीं होते। और अगर आप ये सोच के चलो कि एक सवाल मान लो इंट्रूजन डिटेक्शन वाला है, मान लो एक सवाल आ जाए, दो सवाल आ जाए, हम छोड़ देंगे, अगर छोड़ने पर आए ना तो फिर करने लायक कुछ बचता ही नहीं है। जोड़ने पे आओ तो हर एक कंसेप्ट में अपने आप में पूरा का पूरा मेथड है, इसलिए इन चीजों को करिए। अब मैं कोशिश करता हूं कि इसी सिलेबस को आपके सामने प्रेजेंट करता हूं पूरा विस्तार से, ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सके। चलिए अब अपने पास ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था सिलेबस का, ये रहा। अब अपन बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा ध्यान से। सिलेबस की अगर बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर नेटवर्क का आपके पास क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये कहां से शुरू हुआ और इसका पर्पज क्या क्या था, ये आपको सारी बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। इसमें आपको अच्छे तरीके से नॉलेज हो कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। अब मैं उस सिलेबस को अपने हिसाब से डिजाइन करके आपको बता रहा हूं। अब अगर बात करें तो उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास, अगर आपको यह पता चल गया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है तो इसके टाइप्स पता होने चाहिए। अब कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स की अगर बात करें तो आप सबसे पहले जैसे पढ़ते हैं पैन, उसके बाद जैसे पढ़ते हैं लैन, उसके बाद अगर बात करें तो कैंपस एरिया नेटवर्क पढ़ते हैं, या उसके बाद बात करें मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद अगर बात करें तो क्या है, वैन है। और अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास वीपीएन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वीपीएन, एक होता है वीलैन, एक होता है वीलैन, ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। वीलैन वर्चुअल लैन की बात करें, ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब लैन की बात करें तो इनके दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए कि वायरलेस लैन और वायर्ड लैन। पेन पढ़ रहे हो तो वायर्ड पेन पढ़ रहे हो या वायरलेस पेन पढ़ रहे हो। जैसे अगर मान लो आपके पास ब्लूटूथ आ जाए तो वो किस प्रकार का नेटवर्क है, तो सर आपसे ये पूछेगा कि प्रोग्रामर वाला कि बताओ कि ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क, बिल्कुल नहीं। ब्लूटूथ के अंदर कौन कौन सी लेयर काम करती है, ब्लूटूथ की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पिकोनेट की बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैटरनेट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एडहोक नेटवर्क किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, एक्सेस पॉइंट की बात करें तो क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो सकते हैं, बीएसएस क्या है, बेसिक सर्विस सेट क्या है, ईएसएस क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इनके अंदर। मैं आपको हर चीज तक लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। लैन की बात करें, कैन की बात करें, मैन की बात करें या वैन की बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें, तो इनकी पूरी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो सर ये तो हमें पहले से पता है, अब इन पे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं कि इन नेटवर्क का पूरा चार्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन से नेटवर्क का यूज क्या है,
कल सिस्टम असिस्टेंट में पूछ लिया कि अगर टिपिकली अगर मान लो एक ही कैंपस के अंदर या एक ही रूम एक मतलब बिल्डिंग के अंदर चलाना हो तो कौन सा नेटवर्क अपनी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनके अंदर एडवांस पार्ट के अंदर भी आपको जाना है। लेन के अंदर कौन कौन सी हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इन पे भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो बहुत सारे मेथड्स आते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड है, ट्रांसमिशन मोड है, ट्रांसमिशन मोड है। अब यहां पर बात आती है ट्रांसमिशन मोड की। तो ट्रांसमिशन मोड तो हमें पहले से पता है कौन कौन से ट्रांसमिशन मोड होते हैं, जैसे सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है। अब यहां पर सवाल किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, जो भी आप ट्रांसमिशन मोड पढ़ते हैं उसके अंदर आपसे यह पूछा जा सकता है कि कौन से ट्रांसमिशन को की चैनल कैपेसिटी निकाली कैसे जाती है, चैनल है कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है। चैनल कैपेसिटी अब कैसे पूछी जाएगी, जब अपने आगे इसको कंप्लीट पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें पूछी जाती है, एक चैनल की कैपेसिटी किस तरीके निकालेंगे। वहां पर उसने दे दिया कि बताओ हाफ डुप्लेक्स मोड हो तो चैनल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, फुल डुप्लेक्स मोड हो तो चैनल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपने इस चीज को नहीं सोचा हो, इसलिए मैं हर छोटे से छोटे पॉइंट पर आपके सामने बात कर रहा हूं। और आगे बात करें ट्रांसमिशन मोड के बाद में, तो हमारे पास जैसे आ गया कास्टिंग प्रोटोकॉल की बात करें। आप सब जानते हैं कास्टिंग में हम पढ़ते हैं यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट फर्दर आगे जैसे डिवाइड है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट है। इस चीज को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ब्रॉडकास्टिंग का अगर टॉपिक की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग का टॉपिक बेहतर है कि जैसे अगर आप आईपी एड्रेस पढ़ रहे हैं तो वहां पे अच्छे तरीके से हो सकता है क्लियर। मल्टीकास्टिंग की बात करें तो ये आपने पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास जो टॉपिक आते हैं वो आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी की अगर बात करें तो आपको दोनों पढ़नी है, लॉजिकल टोपोलॉजी और फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी में आप सब पढ़ते हैं जैसे स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है। अब मेश टोपोलॉजी पे बहुत तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। और बात करें तो फिजिकल टोपोलॉजी के अलावा जैसे लॉजिकल टोपोलॉजी है। अब लॉजिकल टोपोलॉजी में जैसे टोकन बस की बात कर लिया जाए, टोकन रिंग की बात कर ली जाए, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से पता हो किसके अंदर, नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर पूरा कंसेप्ट पता हो। आगे बात करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो अभी पीछे अपनों ने बात की थी स्विचिंग के बारे में। अब सर स्विचिंग की बात करें तो स्विचिंग तो पता ही है कि पैकेट स्विचिंग होती है, मैसेज स्विचिंग होती है, सर्किट स्विचिंग होती है। लेकिन यहां पर सवाल कैसे पूछा जा सकता है, किसी भी कनेक्शन को स्टेब्लिश करना है, किसी भी कनेक्शन के अंदर आप जैसे भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कनेक्शन को टर्मिनेशन करना है तो इनका टाइम पूछ लिया जाता है किसी भी पेपर में कि बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा। अब बहुत सारे टाइम की बात करें तो यहाँ एक छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूं। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिले की बात की गई है, जैसे प्रोपागेशन डिले है, प्रोपागेशन डिले है। और अगर बात करें तो ट्रांसमिशन डिले है, प्रोपागेशन डिले है, ट्रांसमिशन डिले है। और अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, प्रोपागेशन क्यूइंग डिले है, प्रोसेस डिले है, प्रोसेस है डिले है, क्यूइंग डिले डिले है। और बात करें तो कुछ पार्ट जैसे थ्रोपुट्स है, थ्रोपुट्स की बात करें। और कुछ पॉइंट्स जैसे मान लो आपसे पूछ ले डेटा रेट क्या है, ये कुछ हटके पार्ट है। जैसे डेटा रेट की बात करें या बोर्ड रेट की बात करें, बोर्ड रेट को हम सिग्नल रेट भी बोलते हैं। कल सिस्टम असिस्टेंट में ये सिग्नल रेट और डेटा रेट दोनों पे सवाल पूछ लिया। उसके बाद जैसे मान लो किसी भी चैनल की अगर आपसे क्या पूछे, बैंड विड्थ पूछ ले, तो ये सारे के सारे कोई भी चैनल है उसकी चैनल कैपेसिटी, चैनल कैपेसिटी। सर इन पे सवाल कैसे बन सकते हैं, जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर दी, उसने कहा कि मुझे 1000 पेज की फाइल डाउनलोड करनी है या उसकी स्पीड ये है, तो इन चीजों को अगर आप बेसिक तरीके से समझ जाते हैं तो कोई भी सवाल, पता है क्या है कंप्यूटर नेटवर्क में एक मेन चीज क्या है, जैसे अपने मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो 4 टॉपिक पढ़े, 5 टॉपिक पढ़े, 5 टॉपिक पढ़ने के बाद आपको लगा कि एक टॉपिक ऐसा है जो पांचों टॉपिक का मिश्रण आ रहा है सामने, हमें हर जगह की चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए ये सारी छोटी छोटी बात आपको पता हो तभी जाके आप इन चीजों को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। 2013 में भी पूछे गए हैं, तो अब 24 में तो आप अच्छे तरीके से सोच सकते हैं कि ऐसा भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है।
स्विचिंग के बाद बात करें तो ट्रांसमिशन की बात करें, उसके बाद क्या पढ़ना है, ट्रांसमिशन। जैसे सीरियल ट्रांसमिशन है, पैरेलल ट्रांसमिशन है, एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है, सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है, जैसे सिस्टम असिस्टेंट पे भी इनका सवाल पूछा गया है, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास आता है नेटवर्क डिवाइसेज। नेटवर्क डिवाइसेज, नेटवर्क डिवाइसेज की बात करें, उसके बाद हमारे पास एक बड़ा टॉपिक है जैसे एड्रेसिंग। एड्रेसिंग की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में ये चारों एड्रेस आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। एक जैसे लॉजिकल एड्रेस पता होना चाहिए, जैसे लॉजिकल एड्रेस हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है। हालांकि ये लेयर पढ़ते हो तो सब टॉपिक आ जाते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं उनको। उसके बाद जैसे पोर्ट एड्रेस है। उसके बाद अगर बात करें तो स्पेसिफिक एड्रेस है, जैसे स्पेसिफिक एड्रेस है। ये सारा का सारा पार्ट आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और अगर बात करें तो जैसे नेटवर्क डिवाइसेज है, नेटवर्क डिवाइसेज में जैसे चाहे हब की बात करें, राउटर की बात करें, स्विच की बात करें, गेटवे की बात करें, राउटर की बात करें, ब्रिज की बात करें, तो इनके अंदर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी बनते हैं, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये अपने पास नेटवर्क डिवाइसेज एड्रेसिंग की मैंने आपको बात बता दी है। लॉजिकल एड्रेस में हमारे पास दोनों एड्रेस अब इंपॉर्टेंट हो गए हैं, IPv4 भी और IPv6 भी। IPv4 भी और IPv6 भी है, तो दोनों पे विशेष ध्यान रखिएगा। IPv4 के बारे में कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए आपको। IPv4 में बेसिक चीजें तो सबको पता है कि इसकी लेंथ कितनी होती है, कितने पार्ट होते हैं, कितने बिट का होता है, लेकिन अपने को ये पता रखना है कि सुपरनेटिंग, सबनेटिंग, सबनेटिंग के सवाल पूछे जा सकते हैं, सुपरनेटिंग के सवाल पूछे जा सकते हैं, वेरिएबल सबनेट मास्क के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये जो सारे कंसेप्ट है ना, इन चीजों पे ध्यान दीजिए। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको बोलने में भी अलग अलग वे हो सकते हैं, वहां भी स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाता है कि सर ये कैसे होगा, ये किस तरीके होगा, उसने तो ये बोल दिया, मैंने तो ये पढ़ा हुआ था। इसलिए हर एक पॉइंट पता हो तो आप अच्छे तरीके से इन चीजों को कर सकते हैं। कोई भी चीज का दूसरा नाम भी क्या हो सकता है, किसी टॉपिक को या किसी वर्ड को किसी दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है क्या, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये पढ़ते समय आप क्या करें कि जब आप पढ़ रहे हो ना, तो अगर कोई चीज ऐसी सामने आए, ये मुझे कंसेप्ट पढ़ना है, तो आप उसको एक साइड में नोट करके उस चीज को देखिए। उसके बाद आराम से उस चीज को समझिए कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूं उसी से रिलेटेड है या किसी दूसरे पार्ट से रिलेटेड है। तो हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेज के अंदर आता है। अब अपन बात करें तो आगे हमारे पास मॉडल आता है एक OSI मॉडल। कौन सा मॉडल है? OSI मॉडल। OSI मॉडल की बात करें तो इसमें कुछ विस्तार से मैं और डिटेल में बता देता हूं आपको बातें सारी। OSI मॉडल में लेयर की बात करें तो आप सबको पता है सबसे पहले अपने पास कौन सी लेयर आती है, फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर है। उसके बाद अगर बात करें तो अपने पास क्या आती है, नेटवर्क लेयर है। फिर अपने पास है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर के बाद अपने पास आ गई प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन है लेयर। और उसके बाद अगर बात करें तो अपने पास आ गई एप्लीकेशन लेयर। अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें फिजिकल लेयर की, फिजिकल लेयर पे आपके सामने क्या क्या कंसेप्ट आ सकता है। सबसे पहला ही कंसेप्ट क्या होता है, सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए। डिस्क्रीट सिग्नल की बात करें, सिग्नल की बात करें तो सिग्नल टॉपिक पढ़ लोगे ना, तो आपको बॉड रेट है, बिट रेट है, बैंडविड्थ है, ये बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं, कब फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मापते हैं, कब फ्रीक्वेंसी को हम बीपीएस में मापते हैं, ये सारी चीजें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब आ गया कि सर फ्रीक्वेंसी यहाँ ऐसे दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी ऐसे दी हुई थी। मैं उन स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने जैसे पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे सिग्नल की अगर बात करें, बाकी जैसे टोपोलॉजीज की बात करें तो मैंने पीछे बात कर ली है, जैसे फिजिकल लोअर की लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे टोपोलॉजी हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास ट्रांसमिशन के जो मोड हो गए, और ये हमारे पास कुछ यहाँ पर क्या है, डिवाइसेज है जो वर्क करती है।
कुछ जीरो लेवल की डिवाइसेज भी है, जैसे पैसिव हब की बात करें तो वो हमारी बिलो फिजिकल लेयर वर्क करने वाली डिवाइस है। हब की बात करें तो इनकी अलग अलग कैटेगरी है, एक्टिव हब है, पैसिव हब है, इंटेलिजेंट हब है, इस तरीके से। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेयर की अगर बात करें, जैसे यहाँ पर बात करें ना, तो जो फिजिकल लेयर है ना, ये बिट टू बिट डिलीवरी का काम करती है। ये कंसर्न रखती है किसके साथ, बिट के साथ है। तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन बिट आ गया, डेटा रेट भी आ गया, ये सारी चीजें इस पूरे पूरे कंसेप्ट के अंदर आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। और अगर बात करें डेटा लिंक लेयर की, तो डेटा लिंक लेयर में हमारे पास बड़े बड़े कंसेप्ट की बात करें तो एक तो कंसेप्ट आता है फ्रेमिंग का, एक कंसेप्ट आता है एरर कंट्रोल का, एक कंसेप्ट आता है फ्लो कंट्रोल का। एरर कंट्रोल की बात करें, फ्लो कंट्रोल की बात करें, फ्रेमिंग की बात करें, तो मेन जो कंसेप्ट है, फ्रेमिंग की बात करें, एरर कंट्रोल की बात करें, फ्लो कंट्रोल की बात करें, या फिर मीडिया एक्सेस की बात करें, तो हम कह सकते हैं एक्सेस है कंट्रोल की बात करें, तो ये सारा का सारा पार्ट है वो किस में आता है, डेटा लिंक लेयर में। डेटा लिंक लेयर की बात करें, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल कौन सी लेयर भी करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी करती है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से पता होगी। अब यहां से कुछ मैं कंसेप्ट और आगे बता रहा हूं आपको। एरर कंट्रोल की बात करें, इसकी बात करें, एरर है कंट्रोल की बात करें। अगर एरर कंट्रोल की बात करें तो एरर कंट्रोल का मतलब क्या होता है, एरर को डिटेक्ट करना। तो पहला तो क्या होता है, एरर है डिटेक्शन, और दूसरा जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं एरर करेक्शन। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में एरर करेक्शन का मेथड है, उस पर बहुत ज्यादा काम किया भी गया है, लेकिन इतनी सारी चीजें हैं वो आगे पता चल जाएगा कि क्यों मतलब इसमें प्रॉब्लम है कि एरर करेक्शन। इसलिए जब क्या है, एरर डिटेक्ट हो जाए ना, तो रिक्वेस्ट कर दी जाती है डेटा रिट्रांसमिशन के लिए। अलग अलग प्रोटोकॉल है, जैसे ARQ है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट है, वो सारे हैं, गो बैक ARQ है। तो इस तरीके के रिट्रांसमिशन मेथड्स को अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि दो मेथड है एरर कंट्रोल में, एरर डिटेक्शन भी है और एरर करेक्शन भी है। एरर डिटेक्शन के लिए अलग आपके पास अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जैसे क्या होता है, पैरिटी चेक है, और अगर बात करें चेकसम है, और अगर बात करें तो CRC मेथड भी है, एक बात करें तो 2D पैरिटी भी है। जैसे मान लो आइए वगैरह में तो सिंपल सवाल पूछ लिया कि कौन सा मेथड एरर डिटेक्शन का है, करेक्शन का है। एरर करेक्शन मेथड में सबसे जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो तो अपने पास क्या है, हैमिंग कोड है। क्या है, हैमिंग कोड है। एक रीड सोलोमन कोड भी है। एक आता है लो डेंसिटी पैरिटी चेक। एक बाइनरी कन्वेंशनल कोड भी आता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एरर डिटेक्शन है, जिसमें आपको पढ़ना है, हैमिंग कोड भी पढ़ना है, रीड सोलोमन भी पढ़ना है, लो डेंसिटी भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सर हैमिंग कोड की बात करें, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में हैमिंग कोड के अलावा दूसरे कोड्स मिलते नहीं है। आपको मैं लास्ट में ना बुक्स भी बता दूंगा कौन कौन सी बुक्स है जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारी चीजें देखो, हर एक किताब में पूरी चीजें नहीं है दोस्तों। मैं आपको तो आसान भाषा में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, फ्रोजन को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। लेकिन आपको सारे कंसेप्ट चाहिए ना, तो अलग अलग बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा, ये चीज क्लियर है। एक बुक के अंदर सारी चीजें नहीं है। अब मान लो इंट्रो आईडीएस है, IPS जो कंसेप्ट है, इसके लिए आपको अलग बुक फॉलो करनी पड़ेगी। इसलिए ये चीजें सारी की सारी क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एरर डिटेक्शन के लिए। अब इन पर सवाल कैसे पूछे जाएंगे, ये बता, लिखने का तरीका मतलब क्या था। सवाल ये पूछा जा सकता है कि एरर डिटेक्शन के लिए और एरर करेक्शन के लिए या चेकसम के लिए मिनिमम बिट्स की जरूरत कितनी हो सकती है, या हम जो टोटल हमारा जो फ्रेम है उसकी लेंथ कितनी हो सकती है। जैसे हैमिंग कोड की बात करें तो इसमें दो सवाल पूछे जा सकते हैं, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, या फिर एरर को करेक्ट करने के लिए आपको मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस की क्या आवश्यकता होती है। हैमिंग डिस्टेंस जो बाय डिफॉल्ट जो मैन्युअली जो यूज किया गया है, हैमिंग कोड जो बनाया गया है, वो हैमिंग जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 3 के लिए बनाया गया है। तो मोस्टली जगह जगह ये यूज किया गया है, वो हैमिंग डिस्टेंस 3 का यूज किया गया है। अलग अलग तरीके से इनका यूज किया जा सकता है, लेकिन मेन ये है कि हैमिंग कोड काम कैसे करता है, ये चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। एरर डिटेक्शन के मेथड क्या है, एरर करेक्शन के मेथड क्या है। और अगर बात करें तो इसी में आगे मान लो जैसे फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल की बात आ जाए, इसके आ जाए फ्लो कंट्रोल की बात आ जाए, तो हमारे पास जैसे अलग अलग प्रकार के चैनल होते हैं। एक होता है नॉइजलेस,
नॉइज लेस चैनल होता है, एक होता है नॉइजी चैनल। नॉइज लेस चैनल की बात करें तो हमारे पास एक तो आता है सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है, एक आता है स्टॉप एंड वेट। इनका आने का एक ही मतलब है, अगर एक से दूसरे में गए हैं तो क्यों गए हैं, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रही होगी और कुछ डिसएडवांटेज भी रहे होंगे, तो एडवांटेज भी पता होने चाहिए। इधर अगर बात करें तो अपने पास क्या है, स्टॉप एंड वेट ARQ है, स्टॉप एंड वेट ARQ है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट है, गो बैक एन ARQ है, सिलेक्टिव रिपीट ARQ है, सिलेक्टिव रिपीट ARQ है। इनके सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि इनके कौन कौन से फायदे हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेज है। एक्नोलेजमेंट क्या होता है, जो नेगेटिव एक्नोलेजमेंट का मतलब क्या होता है, पिगी बैकिंग क्या होते हैं, ये सारे कंसेप्ट ना अच्छे कंसेप्ट है, इनको आपको समझना ही पड़ेगा। सिंगल लाइन से आपका इतना तो काम चल सकता है कि फंडामेंटल तो पता चल जाएगा, लेकिन वर्किंग नहीं पता चलेगी। इसलिए आप इनको गहनता से पढ़ेंगे ना, तब जाके, मैंने कहा ना कि टाइम बहुत है, लेकिन आप इस पे काम करो कि टाइम बहुत कम है। इस सिलेबस को देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अपने को इतना टाइम चाहिएगा, तो फिर सब्जेक्ट तो 4 पढ़ने कंप्लीट आपको, इसलिए तो यहाँ आ गया। उसके बाद अगर बात करें एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो हमारे पास जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है, जैसे बहुत फेमस प्रोटोकॉल जैसे अपने पास है एलोहा मेथड है, एलोहा आ गया, स्लॉटेड एलोहा आ गया, जैसे मान लो CSMA आ गया, CSMA CD आ गया, CSMA CA आ गया, ठीक है। तो इन चीजों के भी बारे में आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिवीजन है, टाइम डिवीजन, जैसे चैनलाइजेशन की बात करें, टाइम डिवीजन की बात करें, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। एलोवा CSM CD है, CSM CA की बात करें तो इनके अंदर सबसे मेन चीज होती है, इनका वनरेबल टाइम पूछ लिया जाता है कि कितना हो सकता है, मिनिमम क्या होगा, क्या कारण रहा होगा कि एलोहा के अंदर सिंपल एलोहा, प्योर एलोहा, मान लो एक ही बात है, जो ओरिजिनल एलोहा था उसको प्योर एलोहा भी बोला गया था, सिलेक्टेड एलोहा भी है, ठीक है। तो इनके कंसेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। ये अपने पास जो बात थी किसकी थी, वो डेटा लिंक लेयर की। नेटवर्क लेयर की अगर बात करें तो नेटवर्क लेयर पे सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए लॉजिकल एड्रेसिंग के बारे में। लॉजिकल एड्रेसिंग की और बात करें नेटवर्क लेयर की, तो नेटवर्क लेयर जो है वो कंसर्न रखती है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। आप सब जानते हैं बिट टू बिट डिलीवरी है, होप टू होप, नोड टू नोड डिलीवरी है, या अगर बात करें नेटवर्क सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी है। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर बात करें डिलीवरी की, तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी है। जो डेटा लिंक लेयर है ये फ्रेमिंग के साथ काम करती है, और जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है ये ओरिजिनल जो मैसेज होते हैं इस फॉर्मेट में काम करती है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा का फ्लो होता है वो सेंडर साइड एप्लीकेशन लेयर से जो फिजिकल लेयर की तरफ आता है तो उसको हम इनकैप्सुलेशन मेथड बोलते हैं, और जो रिसीवर साइड फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर की फ्लो होता है उसको डी एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। जब एनकैप्सुलेशन प्रोसेस होता है ना, तो हेडर और ट्रेलर को ऐड कर दिया जाता है। तो जैसे जैसे डेटा आता है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट्स है, एक्स्ट्रा जो डेटा है उसको ऐड किया जाता है, तो हेडर और ट्रेलर ऐड हो जाते हैं। डेटा लिंक लेयर एक ऐसी लेयर है जिस पर ट्रेलर भी ऐड किया जा सकता है। ट्रेलर की अगर बात करें तो एरर कंट्रोल वगैरह के लिए हम इसका यूज करते हैं। और बात करें तो हमारे पास क्या है, जब डेटा एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर की तरफ जा रहा हो तो हमारे पास मेथड है वो डी एनकैप्सुलेशन है। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी है। ट्रांसपोर्ट लेयर की मेजर जो बात करें कंजेशन कंट्रोल की बात करें, ट्रांसपोर्ट लेयर दो तरीके से काम कर रही है। एक अपने पास क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन है ओरिएंटेड, कनेक्शन है ओरिएंटेड है, और क्या है, कनेक्शन लेस है, कनेक्शन है लेस है। यहाँ पर ना ये तो सबको ही पता है कि जैसे कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करें तो आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, टीसीपी पढ़ लोगे, टीसीपी का हेडर पढ़ लोगे, यूडीपी क्या है, यूडीपी का हेडर पढ़ लोगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर का एक नया प्रोटोकॉल है एससीटीपी, इस प्रोटोकॉल को आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि टीसीपी का थ्री वे हैंड शेकिंग आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और आपको पता भी है, लेकिन एससीटीपी का जो हैंड शेकिंग वे है वो कितने हैंड शेक होते हैं, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा,
थोड़ा मुझे भी आइडिया हो कि कितने स्टूडेंट्स इन पॉइंटों पे भी ध्यान दे रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में कि कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आपके सामने आएंगे जो हिडन होते हैं, जिन पर अपन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर इन्हीं लेयर की बात करें तो जैसे डेटा लिंक लेयर की बात करें तो हमारे पास जैसे प्रोटोकॉल है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, HDLC है। यहाँ डेटा लिंक लेयर के दो पार्ट किए हैं। अब एक छोटा सा और एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर मैं डेटा लिंक लेयर की अगर बात करें, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है। देखो, जितना अच्छा पढ़ोगे ना उतना आपका बेनिफिट है, और जितना माइंड को फोकस रख के पढ़ोगे उतना आपका बेनिफिट है। जैसे मान लो आप सबको पता है कि जो डेटा लिंक लेयर है इसके दो पार्ट है, एक है LLC और एक है मैक। LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल है। अब आपके सामने उसने DLC दे दिया तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं क्रिएट होगी ना। एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल, एक DLC है, तो वही DLC है जो LLC है। समझ यही बात हो। तो DLC का मतलब क्या है, कमेंट करके बताइएगा। LLC का मतलब क्या है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। क्या आप इन दोनों को एक ही मानते हैं या दोनों अलग अलग है? मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें मैं ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर करूंगा। देखो, हर चीज पर सवाल है, हर बात में सवाल है, और उसके अंदर जहां तक आप जा रहे हो हर जगह से आपको सवाल मिल सकते हैं। इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। अब मान लो यहां पर ये प्रोटोकॉल है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, तो नॉर्मल पेपर हो तो पूछ ले कि कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है। HDLC की बात करें, कौन सी लेयर का, कौन सा प्रोटोकॉल कौन से ओरिएंटेड पे काम करता है। एरर की बात करें तो एरर अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सिंगल बिट एरर हो सकता है, मल्टी बिट एरर हो सकता है। सिंगल बिट एरर की बात करें तो एक ही बिट में अगर कोई डेटा के में एरर होने का कारण क्या है, पहले तो ये देखो। अनवांटेड सिग्नल होते हैं, जैसे मान लो जैसे कोई चैनल होते हैं, अनसिक्योर्ड चैनल होते हैं, अनरिलायबल चैनल होते हैं, जहां से किसी जो नॉइज होती है, बाहर का जो इंटरफेरेंस है, इसकी वजह से कोई बिट क्या होगी, चेंज होगी मान लो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एरर बोल देते हैं। तो सिंगल बिट एरर है और बर्स्ट बिट एरर भी है। जैसे एक से ज्यादा बिट की अगर एरर आ जाए तो हम कह सकते हैं, तो उसकी लेंथ भी पूछ ले जाते हैं कि जो बर्स्ट एरर है उसकी लेंथ क्या होती है, तो कहां से कहां तक अपन काउंट करते हैं। ये सारी चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करें तो हमारे पास कैरेक्टर ओरिएंटेड की बात करें या बिट ओरिएंटेड की बात करें, तो कौन सा प्रोटोकॉल बिट ओरिएंटेड है, कौन सा प्रोटोकॉल कैरेक्टर या बाइट ओरिएंटेड की बात करें, तो ये सारे कंसेप्ट आपको इसमें पता होने चाहिए। उसके बाद बात करें सेशन लेयर की बात करें, तो यहाँ पर सेशन क्या है, स्टेब्लिश किया जाता है। सेशन मतलब रिस्टोरेशन का काम है। सेशन टर्मिनेशन की बात करें तो ये सारा काम कौन सी लेयर करती है, सेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो आप सब जानते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में। इंक्रिप्शन की बात करें, कंप्रेशन की बात करें, तो ये सारा काम, ट्रांसलेशन की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंटेशन। जो एप्लीकेशन लेयर है ये हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है, वैसे मॉडल की 7th लेयर होती है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारी सबसे टॉप लेयर होती है, और अपर लेयर की कैटेगरी के अंदर सबसे ऊपर की लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर की अगर बात करें तो ये यूजर को सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जितने भी प्रोटोकॉल्स है आपके पास सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे SMTP की बात करें, UOP की बात करें, ये प्रोटोकॉल ये नहीं है कि उन्होंने डायरेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है, आपको बिल्कुल नहीं देना। आपको एप्लीकेशन लेयर की सारी वर्किंग पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन लेयर पे कुछ भी हो, अब मान लो यहाँ पर कोई भी प्रोटोकॉल, जैसे ARP प्रोटोकॉल है, RARP प्रोटोकॉल है, ये सारे आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। ICMP प्रोटोकॉल है, IGMP प्रोटोकॉल है, SNMP प्रोटोकॉल है, NTP है, टेलनेट है, इनकी वर्किंग तो आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल आपको बढ़िया तरीके से क्लियर होने चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो ये अपना जो पार्ट था वो किससे संबंधित था, OSI मॉडल से संबंधित था। इससे पहले, आगे चलने से पहले एक पॉइंट मैं यहाँ और क्लियर कर दूंगा आपको। ये सिलेबस आपके लिए क्या है, मैंने अपने हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स इस चीज को पहली बार पढ़ रहा है, मान लो बहुत ज्यादा उसने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की हुई, या नेटवर्क में बहुत ज्यादा उसका मतलब नॉलेज नहीं है, तो इनके लिए आपको ये काम बहुत आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे लैन की बात करें तो यहाँ पर ना सवाल आ जाता है इथरनेट का। इथरनेट की बात करें तो हमारे पास ये दोनों कैटेगरी में यूज किया जा सकता है। एक तो क्या होता है, वायर्ड इथरनेट होता है, एक क्या होता है, वायरलेस इथरनेट। वायर्ड इथरनेट और वायरलेस इथरनेट, इसके अंदर आपके पास दोनों आर्किटेक्चर होने चाहिए, 802.11 और 802.15.1, यानी कि ब्लूटूथ और वाईफाई की बात करें। यहाँ पर वायर्ड इथरनेट की बात करें तो यहाँ पर ये आर्किटेक्चर कौन सा होता है, इसका IEEE स्टैंडर्ड कितना है, 802 पॉइंट क्या है, 3 है, 802.3 है। इसके अलग अलग जनरेशन है, जैसे स्टैंडर्ड है, फास्ट है, गीगाबिट ईथरनेट है, 10 गीगाबिट ईथरनेट है, 40 गीगाबिट ईथरनेट है। इनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, कौन सी वायर है,
उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी हो सकती है। जैसे कल सिस्टम असिस्टेंट में फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में भी सवाल पूछा गया था। तो ये सारी चीजें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि टॉपिक के अंदर जाओ, उस टॉपिक के अंदर कितनी संभावनाएं बनती है, उस टॉपिक को अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से आप कवर करेंगे तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। और अगर बात करें तो उसके बाद हमारे पास है टीसीपी आईपी मॉडल है। क्या है? टीसीपी आईपी मॉडल है। टीसीपी आईपी मॉडल को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो आगे वाला पार्ट आता है टीसीपी आईपी के बाद, शायद इसमें लिखा भी होगा फायरवॉल के बारे में। लिखा हुआ था क्या सिलेबस के अंदर भी? फायरवॉल लिखा है या नहीं लिखा? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना है फायरवॉल। आ गया अभी? लिखा हुआ ना, ये रहा, बिल्कुल ये फायरवॉल लिखा हुआ है। तो फायरवॉल को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। फायरवॉल की कंप्लीट वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। फायरवॉल पे ना ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि आपको एक स्ट्रक्चर दे देंगे, उस पे कौन कौन सी सर्विसेज हमने डिनाई की हुई है, कौन सी सर्विस है जो हमारे यहाँ इस नेटवर्क में हो सकती है। जैसे फायरवॉल मेनली क्या होता है, जो हमारा इंटरनल नेटवर्क है, वो जो हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क है, उनके बीच के अंदर एक प्रिवेंशन का काम करती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकती है, हमारे डेटा को जो नुकसान होने से बचाती है, नेटवर्क को नुकसान होने से बचाती है, जिसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, फायरवॉल का यूज कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के फायरवॉल है, जैसे पैकेट फिल्टर फायरवॉल है, प्रोक्सी फायरवॉल है, पोस्ट पर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। अलग अलग आजकल तो बहुत प्रकार की क्या है टेक्नोलॉजी है। और आईडीएस और आईपीएस जो टेक्नोलॉजी है, इसको आप अच्छे तरीके से कवर करके जाइएगा। अब जो उसके बाद अपने पास पॉइंट है वो आता है कि जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। सारे प्रोटोकॉल्स की स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से ध्यान में होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा जैसे सिलेबस है और उसमें अगर कोई बाय मिस्टेक रह भी गया हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, बट मैंने कोशिश की है आपको हर तरह से हर जगह तक ले जाने की। अब सर सिलेबस ठीक आपने बताया और हमें पता भी था, पढ़ें कैसे? ठीक है सर, हम पढ़ भी लेंगे। प्रैक्टिस कैसे करें? ठीक है सर, हम कर भी लेंगे। कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके? इन तीनों चीजों पर अपन बात करते हैं। ये पूरी की पूरी बात थी किसके बारे में? सिलेबस के बारे में। अब अपन बात करते हैं यहां से, देखो ये पूरा सिलेबस है, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। एक तो क्या है, 6 मार्च से कंप्यूटर अनुदेशक का, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का लाइव बेच ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन की जो फीस है वो आपको यहाँ दी हुई है। ऑफलाइन बेच भी स्टार्ट हो रहा है, 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर सीनियर का बेच है। उसके बाद अगर बात करें तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बेसिक का बैच है, ये भी 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 6 मार्च से इसकी जो फी है वो है 299, 2999। और अगर बात करें तो ये भी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच है। ये पूरा का पूरा बैच रहेगा आपका लाइव। अब इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी? मैं ये मानता हूं कि 1 साल भी पेपर नहीं हुआ तो 12 महीने तो रहती है, उससे ज्यादा भी हुआ तो आपको मैं वैलिडिटी दूंगा इसको 2 साल के लिए, यानी कि 24 मंथ तक। 24 मंथ तक की वैलिडिटी दे देंगे। अगर इससे पहले एग्जाम हो गया तो वो तो उसके बाद तो अपने को करना ही क्या है, ये चीजें हैं। अब आरपीएससी प्रोग्रामर की अगर बात करें ना, तो आरपीएससी प्रोग्रामर में देखो स्पेशल कंप्यूटर नेटवर्क का मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं पूरा का पूरा, जो कि 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। फीस आपके सामने है 1499 रुपए। अब इस बैच में आपके लिए फायदे वाली चीजें क्या क्या है? ये जो सिलेबस बताया है, ये कहीं भी आप तैयारी करोगे सब जगह सिलेबस करवा रहे हैं और हर एक टीचर बढ़िया तरीके से तैयारी करवा रहा है। मैं आपको सारे के सारे पीवाईक्यू, इस बैच में पीवाईक्यू जो गेट लेवल के हैं, गेट की बात करें या नेट की बात करें, गेट और नेट की बात करें, तो ये सारे के सारे पीवाईक्यू है वो मैं इसी बैच के अंदर सॉल्यूशन कराऊंगा। आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब के पीवाईक्यू मैं आपको इसमें कंप्लीट कराऊंगा। तो ये जो प्रॉब्लम थी कि पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब ये नहीं है कि सर क्वेश्चंस मिलेंगे कहां पर, नेट पे मिल जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। मेन जो चीज है कि हर क्वेश्चंस को करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि उस पर समय लगे, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं होगा। मान लो 2 सब्जेक्ट है, डीबीएमएस में भी टाइम लगेगा, नेटवर्क में भी टाइम लगेगा, तो आप प्रॉपर तरीके से कैसे कर पाओगे? क्लास में समझने का मतलब यह है कि बहुत सारे क्वेश्चंस की बहुत सारी चीजें शॉर्टकट तरीके से भी अपने समझ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आए तो उसमें क्या हो सकता है। तो कंप्लीट जो बैच है, ये बैच चलेगा, इसमें कंप्लीट सिलेबस प्लस कंप्लीट पीवाईक्यू आपको कराए जाएंगे।
6 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। फीस नामात्र की फीस है 1499 रुपए। सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा? कंप्यूटर नेटवर्क। 15 दिन बाद में सेम इसी तरीके से मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं डीबीएमएस का। उसी के अंदर पहले मैं सिलेबस आपको बता दूंगा, फिर आपको मैं कंप्लीट बता दूंगा। ये अपना कंप्लीट हो जाएगा पेपर 1। फिर अपन बात करेंगे पेपर 2 की 1 अप्रैल के बाद। तब तक अगर आप मान लो कहीं से तैयारी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि सर इस तरीके के सिलेबस में हमें प्रॉब्लम है, तो आप बढ़िया तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये बैच है, कल से एप्लीकेशन पे लाइव हो जाएगा, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में रोजाना की लाइव क्लास रहेगी। लाइव क्लास अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप कभी भी उस क्लास को देख सकते हैं। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाए, जैसे मान लो फ्रेमिंग की बात करें, अब मैं पीवाईक्यू ऐसे नहीं करवाऊंगा कि आपको नेटवर्किंग के पीवाईक्यू, मैं आपको प्रत्येक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, जैसे फ्रेमिंग पर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और आज तक फ्रेमिंग के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एरर कंट्रोल पर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आज तक कितने पूछे गए। चैनल कैपेसिटी की बात करें, प्रोपगेशन डिले की बात करें, अगर आपके सामने कोई स्ट्रक्चर रखे पूछे तो इन पे कितने तरीके के सवाल पूछे गए, इन पे मैं काफी टाइम से प्लानिंग कर रहा हूं और बढ़िया तरीके से मैंने इन पे काम किया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। क्योंकि अगर ये पेपर होता मान लो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, सूचना सहायक का, तो मैं आपको बोल देता कि हाँ ठीक है, बगैर तैयारी के भी मैं आपके सामने ये चीजें रख सकता था। लेकिन यहां पर क्या है, आपको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी और मैं अकेला नहीं, आपको भी प्लानिंग करनी पड़ेगी मेरे साथ प्रॉपर तरीके से पढ़ने की। तो ये बैच जो है ये कल से सुबह 10 बजे के बाद लाइव हो जाएगा एप्लीकेशन में। आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, सीनियर वाला, और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप तैयारी चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं, तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। लेकिन आपको जागना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। प्रोग्रामर भी है, सिस्टम असिस्टेंट भी है, आईए भी है, पेपर आपने सारे देने हैं। लेकिन सिलेक्शन किस में होगा, ये आपकी सेटिंग पे डिपेंड करता है, आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा देर पढ़ने से नहीं, लेकिन ईमानदारी से पढ़ने में जो मजा है ना, वो बहुत ज्यादा देर पढ़ने में नहीं है। पढ़ो भले आधा घंटा, लेकिन पढ़ो ईमानदारी से, पढ़ो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। एक दिन पढ़ा नहीं, 2 दिन पढ़ लिए, 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर ये है, तो ऐसे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और आपको ये पूरा पार्ट कैसे लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। काफी दिन से मैं यूट्यूब पे नहीं था, किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पा रहा था। तो अब मेरी कोशिश है कि मैं प्रोग्रामर को लेकर आपके सामने रेगुलर कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊं, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बना रहे। सवाल आपको आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आंसर आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है ना, उस एक्सप्लेनेशन को आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, मान लो कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो निकाल लोगे, लेकिन जो टीचर आपको एक्सप्लेन करके बता रहा है ना, कि उसके पीछे के यूज बता रहा है, उसके पीछे की पूरी स्ट्रक्चर बता रहा है ना, उस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आप सबको यही शुभकामना देता हूं कि लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। मौके बहुत मिलते हैं ये नहीं कहता, बट ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ये जाग जाओ, पढ़ लो, एक्शन हो जाएगा। यूं सोचने से, रील देखने से एक्शन नहीं होगा। और अगर आप बनना चाहते हैं आरपीएससी प्रोग्रामर, तो एक बात, भले आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, एक बात आप मेरी याद रख लेना, मोबाइल ऑफ नहीं करना, मोबाइल रखना बंद कर दो। आरपीएससी प्रोग्रामर बनना है तो मोबाइल रखना बंद कर दो। अब सर पढ़ते ही हम तो फोन से हैं, ऑनलाइन कोर्स आप कर लेंगे, मोबाइल कैसे करेंगे? क्लास लगाओ, मोबाइल रखना बंद कर दो। जिसको समझ में आई ये बात, वो बेहतर तरीके से समझ भी गए। मोबाइल वो हो, मतलब मोबाइल के दो नुकसान हैं। मैं ये नहीं कहता कि अब सब मैच्योर भी हैं आप सब, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन मैं जरूर कहता हूं, आप अपने समय को अनावश्यक रूप से जाया करते हैं। मैंने कहा एरर कंट्रोल में ये मेथड है। अब थोड़ा सा आपको पता लगा, फिर मैंने कुछ पढ़ा था, तो आपने क्लास छोड़ के मोबाइल उठाया और उस पर सर्च करने चले। 1 घंटे बाद आपको ध्यान आया जो मैं सर्च कर रहा था वो 10 मिनट बाद उस टीचर ने क्लास में बता दिया था।
आधा घंटा उसका वेट नहीं कर पाया कि आगे ये बोलने वाले क्या है। इसलिए कह रहा हूं मोबाइल रखना बंद कर दो। जो डाउट हो ना अपनी नोटबुक में लिख लो। 2 दिन 4 दिन की क्लासेज में हो सकता है किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया हो तो आपका सोल्यूशन का समाधान हो जाए। इसलिए दूसरी बात, पहली बात ये तो ना भले आप नॉन टेक के स्टूडेंट हो, टेक्निकल स्टूडेंट हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, ये काम तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। आपके काम के दौरान आपके पास फोन जो है कोशिश करो कि उससे दूर हो जाओ। विशेषकर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। आप ये मत कमेंट करना कि सर आप फोन छोड़ने की बात करते हो, ये वो बिल्कुल नहीं है अभी देखो। लेकिन ये है कि ये चीज आपको नुकसान दे रही है, आपका समय ऐसे खा रही है जिससे आपको पता ही नहीं चलता। दिमक के लकड़ी को खाती है ना, फिर किसी दिन हाथ लगाते हैं तो पता चलता है अंदर कुछ सेम कहानी है फोन की। इसलिए कह रहा हूं कि फोन छोड़ दो। दूसरी जो मेन चीज है ना, ये किसी एक प्लेटफॉर्म पर विश्वास करना सीख लो। एक टीचर पर विश्वास करो, पढ़ो, लेकिन अभ्यास अलग अलग जगह से कहीं से भी करो। यूट्यूब पे ये सारा जो सिलेबस बता रहा हूं, पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा वहां पर। लेकिन करोगे क्या? हर यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे, सीक्वेंस नहीं बना पाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी कोचिंग सेंटर का बढ़िया सहारा लीजिए। ये टाइम भी निकल जाएगा, पैसे बड़ी अमाउंट नहीं अगर प्रोग्रामर में सिलेक्शन हो गया। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सोचने में टाइम जाया न करें। जहां तरीके से आपने जैसे ज्वाइन कर रखा है सब जगह से बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हो। और मेरा तो इतना सा कहना है कि मोबाइल से दूर हो जाओ, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर लो, और जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस पर बढ़िया तरीके से फोकस करके उस पर विश्वास करके आप पढ़ते जाओ। तो इन्हीं बातों के साथ अपने आज के सेशन को करते हैं समाप्त। फिर मुलाकात करेंगे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।